हेलो एवरीवन, ये विजन आईएएस का टेस्ट पेपर 31 है। फुल लेंथ है टेस्ट पेपर 7। इसमें 25 तक क्वेश्चंस हो गए थे। इसमें नेक्स्ट 26 है। और जो 2024 में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ आ गई है और 44 क्वेश्चंस जनरल की मेरिट गई है। अगर नंबर में देखें तो 88 मार्क्स पे गई है। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है। हाल ही में सुर्खियों में देखे गए लेक इफेक्ट स्नो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन देखने हैं कौन से सही ऑप्शन है। यह तब घटित होती है जब ठंडी वायु उष्ण झील के जल के ऊपर से गुजरती है जिसके कारण भारी हिमपात होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। ये तभी घटित होती है जैसे कि ठंडी वायु होगी और उष्ण जल निकायों के ऊपर से गुजरेगी तो यहाँ पर तीव्र और स्थानीय हिमपात देखने को मिलता है। दूसरा ऑप्शन है यह घटना आमतौर पर उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स है जैसी बड़ी झीलों के निकट देखी जाती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जो कनाडा के कुछ हिस्सों में ये घटना देखी जाती है। तो इसमें दोनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। सी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है 27। कथन 1 और कथन 2 में दिया हुआ है। पहला कथन है भारतीय संविधान के अनुसार मत्स्य पालन को छोड़कर महाद्वीपीय मग्न तट जो सेल्फ है और अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ के सभी संसाधन संघ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पहला ऑप्शन ये करेक्ट है। यहाँ पर जो आर्टिकल 297 है उसमें ऐसा बोला गया है। जो EEZ है यहाँ पर अगर मत्स्य पालन को छोड़ दिया जाए तो प्रादेशिक जल और महाद्वीपीय मग्न तट और जो EEZ है अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये सभी संसाधन केंद्र सरकार के अधीन होंगे, संघ सरकार या केंद्र सरकार के अधीन। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसमें दूसरा ऑप्शन है मत्स्य पालन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रवृत्ति 21 के अंतर्गत राज्य को सौंपा गया एक विषय है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। ये भी आर्टिकल 297 में ऐसा बताया हुआ है और इसमें पहला ऑप्शन भी ठीक है और दूसरा ऑप्शन भी ठीक है और इसकी व्याख्या भी हो रही है। आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 28। भारत में इनर लाइन परमिट, इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो इनर लाइन परमिट है और जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQs हैं उसमें से भी बहुत हेल्प मिलती है जो आगे के एग्जाम होते हैं। भारत में इनर लाइन परमिट ILP प्रणाली के संदर्भ में देखना है और इसमें देखने कितने कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है इनर लाइन परमिट ILP बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन जो BEFR 1873 के प्रावधानों के तहत जारी किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 1873 का ये और अप्रवासी भारतीय NRIs जो NRIs है और जो OCI है PIO कार्ड धारक और OCI कार्ड धारक हैं वो भी इनर लाइन परमिट के लिए पात्र नहीं होते हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट है। इसमें बताया हुआ है यहाँ पर आगे वर्तमान में इनर लाइन परमिट ILP भारत के सभी पूर्वोत्तर, इसमें सभी में नहीं है तो ये तीसरा ऑप्शन है ना ये गलत है। तो दो ही ऑप्शन इसमें ठीक है। अब इसमें यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर 2019 में शुरू किया गया था मणिपुर में। तो यहाँ पर इसमें है। अब असम, त्रिपुरा और मेघालय जो अन्य पूर्वोत्तर राज्य हैं इनमें ILP की आवश्यकता नहीं हुई है इनर लाइन परमिट की। तो दो ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब इसमें आ सकता है कौन कौन से राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर को 2019 में शुरू किया गया था मणिपुर में। तो दो ऑप्शन करेक्ट है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट 29 में है वह 19वीं सदी के मराठी लेखक थे जिन्होंने भारतीय पाठकों को पश्चिमी साहित्यिक आलोचना से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने केसरी और मराठा, यहाँ से इसको पढ़ के पता चलेगा केसरी और मराठा तो बाल गंगाधर तिलक जी, लेकिन आगे बोला हुआ है यहाँ पर सह स्थापना तथा राष्ट्रवादी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए मुद्रणालय स्थापित किए। उन्होंने निबंधमाला नामक मासिक पत्रिका शुरू की जिसमें राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाती थी। इसके अतिरिक्त 1878 में उन्होंने महाराष्ट्र की कविता और इतिहास के पाठकों को परिचित कराने तथा राष्ट्रीय गौरव की भावना जागृत करने के लिए काव्य इतिहास है
संग्रह संग्रह नामक एक और मासिक पत्रिका भी शुरू की थी। तो इसमें बताना है किस व्यक्तित्व के बारे में बोला हुआ है। तो 19वीं सदी के थे ये, और जो 1850 से 1882 तक। इनका जन्म पुणे में हुआ था। महाराष्ट्र में समाज सुधारक भी रहे थे ये, और इनका नाम है विष्णु शास्त्री कृष्ण शास्त्री चिपळूणकर। तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। और इनके बारे में 1874 में मासिक निबंध माला की भी इन्होंने शुरुआत की थी। नेक्स्ट है 30। निम्नलिखित में से यहाँ पर देखना है, इससे भी पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है घड़ियाल से। इसमें 3 तरीके के होते हैं, जैसे एक तो घड़ियाल होगा, मगरमच्छ होगा, और लवड़ी है जो खारा पानी होता है उसमें जो मगरमच्छ होते हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। वो संकटग्रस्त में आते हैं या लिस्ट कंसर्न में आते हैं, कौन सी IUCN की लिस्ट में आते हैं। तो वो भी इसे लास्ट में पूछा हुआ अभी PYQs में। कितने घड़ियालों को प्राकृतिक पर्यावास, तो यहाँ पर चंबल में, ये गोदावरी में नहीं मिलते हैं, घाघरा में, गंडक में और सोन नदी में भी मिलते हैं। और इन तीनों को जो साइट्स की परिशिष्ट वन और जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसकी अनुसूची वन में ही रखा गया है। अब यहाँ पर देखें, जो घड़ियाल है वो तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और यहाँ पर जो मगरमच्छ है, जो मगरमच्छ है उसको IUCN की सफेद लिस्ट में, और जो खारे पानी में रहते हैं मगरमच्छ उसको लिस्ट कंसर्न की सूची में रखा गया है। तो इसमें जो आंसर होगा इसका 3 ठीक है, इसमें चंबल, घाघरा और गंडक। तो इसमें 3 C आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 31। सिकंदर की विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर है, तक्षशिला के शासक पोरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जो पोरस है ये तक्षशिला का नहीं था, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। अब इसने बोला है यहाँ पर तक्षशिला के शासक पोरस, ये पोरस तक्षशिला का नहीं था, जबकि जो पोरस है तक्षशिला का अम्भी। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है, हाइडेस्पीस का युद्ध सिकंदर और अम्भी के बीच हुआ। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। ये पोरस ने सिकंदर के आक्रमण का पुरजोर विरोध किया था, लेकिन वो पराजित हो गया था बाद में। तो इसमें जो इसका युद्ध था ये सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, ना कि अम्भी के बीच में हुआ था। और जो अम्भी है वो कहाँ का था, तक्षशिला का शासक था। इसमें पहला ऑप्शन भी गलत, दूसरा ऑप्शन भी गलत। अगर इस तरीके से इंटरलिंकिंग हो रहा हो तो उसमें वहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि हाँ इसमें अपोजिट दिए हुए हैं तो गलत ही होंगे। सिकंदर ने झेलम नदी के पास यूनानी बस्ती बुसेफाला की स्थापना की। झेलम नदी के पास में ही की थी, बुसेफाला या बुसेफालिया जो एक शहर है इसकी स्थापना की थी। तो तीसरा ऑप्शन ओनली करेक्ट है। तो इसमें कथन सही देखना है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 32 है यहाँ पर। 1783 के हुए रंगपुर विद्रोह, जो रंगपुर विद्रोह हुआ था ये बंगाल में हुआ था, बंगाल के रंगपुर में। और इसमें पूछा हुआ है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर, इसका जो नेतृत्व किया था ये देवी सिंह ने किया था। ये देवी सिंह ने नहीं किया था, जो धीरज नारायण थे उन्होंने किया था। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है, किसानों ने शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार को एक याचिका भेजकर निवारण की मांग की। दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक है, ऐसा किया था किसानों ने। विद्रोह के दौरान किसानों ने अपनी सरकार स्थापित की और विद्रोह की लागत को पूरा करने के लिए शुल्क भी लगाया था। इसमें तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है यहाँ पर। और इसमें जो ये विद्रोह हुआ था हिंदू और मुस्लिम दोनों ने यहाँ पर मिलकर संघर्ष भी किया था और राजस्व देना भी इसमें बंद कर दिया गया था। तो इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल TSI निम्नलिखित में से किसके बीच में सहयोग पहल है? ये भारत और यहाँ पर यूके के बीच में है। और यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं, तो आगे भी आ सकते हैं। प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल यहाँ पर भारत और यूके के बीच में शुरू की गई है। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 34। प्रधानमंत्री मातृत्व जो मातृ वंदना योजना है
इसके बारे में देखना है और कथन कितने यहाँ पर सही है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगद राशि, ये डीबीटी के माध्यम से ही है, ठीक है, और 5,000 रुपये की नगद राशि इसमें दी जाती है। और ये जो योजना है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। दूसरा ऑप्शन है यह एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ठीक है, ये भी यहाँ तक, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके खाते में नगद लाभ प्रदान होता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। तीसरा ऑप्शन है इसके पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत नगद प्रोत्साहन भी मिलता है। इसमें तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीनों ऑप्शन ठीक है, तीनों ऑप्शन डी में आ रहे हैं, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 35, हाल ही में सुर्खियों में रहे जो हंसमनी है, इस पद का हंसमनी निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है, ये बताना है। जो हंसमनी होती है ये एक प्रकार के अवैध भुगतान होता है, जो गलत तरीके से पेमेंट किया जाता है वो होता है। और ये किसी व्यक्ति को जो संवेदनशील, सेंसिटिव या संभावित रूप से जो हानिकारक जानकारी को खुलासा करने से रोकने के लिए उसको ये राशि दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति है और वो संवेदनशील या हानिकारक जानकारी का खुलासा करता है वो, तो उसको रोकने के लिए ये राशि प्रदान की जाती है। ए आंसर इसमें ठीक है, हंसमनी। नेक्स्ट है 36 में हाल ही में सुर्खियों में रहे पद क्यू नोड ओएस मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम और क्यू मतलब क्वांटम। तो यहाँ पर यही पूछा हुआ है सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है। इसमें ना यहाँ पर ये आ रहा है डी में क्वांटम नेटवर्क, इस तरीके से जो आएगी, जैसे कि डी आ जाए लिखा हुआ तो वहाँ पर मोस्टली डिफेंस से रिलेटेड होता है। जैसे कि आई डेक्स है वो भी डिफेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर नोड्स के बारे में जो भी उसमें लिखा हुआ है तो उसमें की जो फुल फॉर्म होती है, एक बार जो चारों ऑप्शंस में, तो उसमें इजीली हो जाता है। क्वांटम नेटवर्क के लिए डिज़ाइन किया गया विश्व का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 37, हाल ही में जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जो FHI है, ये जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। और इसमें किन किन राज्यों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसमें देखें तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। ये नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों में से किन किन पर प्रतिबंध लगाया गया था। औपनिवेशिक भारत में देखना है और यहाँ पर किन किन पर प्रतिबंध लगाया गया था। सोजे वतन, अब यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन देखने पर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये 1942 से 1946 में ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अहमदनगर किले में कारावास में लिखी गई थी। तो यहाँ पर इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन इसमें नहीं है, ये भी एलिमिनेट। तो पहला तो है ही, जो पाथेर दाबी है इस पर लगाया गया था, और जो पाथेर दाबी है इसकी रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई थी ये। तो दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 39, हाल ही में सुर्खियों में रहे सर्विलांस प्राइसिंग, जो सर्विलांस प्राइसिंग है इस पद का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है। इसमें यहाँ पर उपभोक्ताओं के लिए व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने की ये एक पद्धति है जो सर्विलांस प्राइसिंग है। इसमें बी आंसर इसमें करेक्ट है। और ये कैसे कार्य करेगा, इसमें पहले डेटा संग्रहण किया जाएगा, जैसे कंपनियां होंगी, वेबसाइट, ऐप हो गए, डिजिटल हो गए, उस तरीके से। फिर यहाँ पर जो मूल्य अनुकूलन होगा वो होगा। फिर यहाँ पर ऑफर या छूट दी जाएगी। और इसके यहाँ पर एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, तो उसमें आदान प्रदान होता है। बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, इसमें दिया हुआ है CAG के बारे में। CAG से भी पहले कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इसमें जो आर्टिकल 48 है उसके तहत इसको स्थापित किया गया था, और ये भारत की शीर्ष लेखा परीक्षा संस्था है। ऐसे भी आ सकता है CAG क्या भारत की शीर्ष लेखा परीक्षा संस्था है, तो ये सही है। और यह संघ और राज्य सरकार के संपूर्ण आय और व्यय की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी है।
इसमें यहाँ पर संघ और जो राज्य सरकार है उनकी संपूर्ण आय और व्यय की। इसमें पहला ऑप्शन है CAG, संघ और राज्यों के लेखाओं के अनुरक्षण प्रारूप को, यहाँ पर लेखाओं के लिए बोला हुआ है, लेखाओं के लिए प्रारूप को निर्धारित करता है। पहला ऑप्शन गलत है इसमें। और ये आर्टिकल 150 में बताया हुआ है जो राष्ट्रपति हैं CAG की सलाह पर सरकार के लेखाओं के अनुरक्षण का प्रारूप निर्धारित कर सकता है, ना कि अपने आप से। जब राष्ट्रपति जी बोलेंगे तभी होगा, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है सरकार के लेखाओं के संबंध में CAG केवल अनुपालन लेखा परीक्षा करता है, निष्पादन लेखा परीक्षा नहीं करता। तो दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। जो CAG है वो अपने अनुपालन लेखा परीक्षा और निष्पादन लेखा परीक्षा दोनों कर सकता है, ना कि केवल एक। दूसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है CAG को संघ सरकार के लेखाओं के संकलन और उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसमें तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। इसमें यहाँ पर 1976 जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संशोधन 1976 है, उसमें बताया हुआ केंद्र सरकार के लेखाओं को संकलित करने और अनुरक्षित करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। CAG को केंद्र सरकार के जो लेखाएं होंगे उनसे मुक्त कर दिया गया। तीसरा ऑप्शन भी इसमें गलत है, तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 41, हाल ही में सुर्खियों में रहे एकीकृत जीनोमिक चिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन से ऑप्शन सही है। जो एकीकृत जीनोमिक चिप है तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी DBT के अंतर्गत आता है। इसमें दूसरा ऑप्शन तो देखने से पता चल जाएगा कि दूसरा ऑप्शन ये गलत है। ये जो आता है यहाँ पर पशुपालन और डेयरी विभाग, उसके अंतर्गत आता है, पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के अंतर्गत। तो दूसरा ऑप्शन तो इसमें गलत है। पहला ऑप्शन है यह मानव जीनोम परियोजना का हिस्सा है। यह मानव जीनोम परियोजना का हिस्सा नहीं है। भारतीय पशुधन की जो आनुवांशिक प्रोफाइलिंग की जाती है, उनकी नस्ल सुधार की जाती है, उसका हिस्सा है। तो पहला ऑप्शन भी इसमें गलत है। तो इसमें ना तो एक ना ही दो, डी ऑप्शन है इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, डियागो गार्सिया। अब इसके लोकेशन भी पता होनी चाहिए, कहाँ पर है ये। इसमें पहला ऑप्शन है, इसके बारे में देखना और कितने कथन इसमें सही है वो बताना है। यह ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का एकमात्र आबाद द्वीप है। यहाँ पर एकमात्र बोला हुआ है, जबकि इसको देख के गलत कर देंगे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यह ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का एकमात्र आबाद द्वीप है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और यहाँ पर 1976 में सेशेल्स के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कुछ द्वीप जो थे वो यहाँ पर सौंप दिए गए थे। और जो चागोस द्वीप समूह है इसको वो भी कहा जाता है डियागो गार्सिया। इनमें से सबसे जो बड़ा है वो डियागो गार्सिया और दक्षिणी द्वीप है, और ये एकमात्र आबाद द्वीप भी है। दूसरा है यहाँ 4 समर्पित ग्राउंड एंटेना में से एक स्थापित है जो GPS नेविगेशन प्रणाली को संचालित करने में सहायता करता है। दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक है। जो मलबा अंतरिक्ष यान है या अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ये खतरनाक भी होता है। तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 2024 में ब्रिटेन ने डियागो गार्सिया का पूर्ण नियंत्रण मॉरिशस को सौंप दिया है। ऐसा नहीं है, जो ब्रिटेन ने मॉरिशस के जो चागोस द्वीप समूह है उस पर औपचारिक रूप से मान्यता दी और डियागो गार्सिया भी उसमें शामिल है। और ब्रिटेन ने अगले 99 वर्षों तक डियागो गार्सिया पर अपना संप्रभु जो अधिकार है उसको वो रखेगा, ये सौंपा नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 2 ऑप्शन इसमें ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और इसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। 43 है भारत के विदेशी ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देखने हैं कितने हैं। पहला ऑप्शन है भारत का अधिकांश विदेशी ऋण अमेरिकी डॉलर के रूप में है, उसके बाद भारतीय रुपए में लिए गए ऋण का स्थान है। इसमें ठीक है पहला ऑप्शन। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर विदेशी जो ऋण है भारत का वो अमेरिकी डॉलर में ही है, और अगर बात करें कितना है 53.4% है, और उसके बाद भारतीय रुपए में
0.2% है। फिर उसके बाद SDR में है, उसके बाद यूरो में है। SDR में 5% है। अलग से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर भारत का अधिकांश विदेशी ऋण डॉलर में है, उसके बाद SDR 5% में है या फिर 8% में। इस ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा ऑप्शन है विगत 5 वर्षों में विदेशी ऋण और GDP अनुपात निरंतर बढ़ रहा है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। यहाँ पर देखें, इसमें 2021 में यहाँ पर गिरावट आई थी, फिर 2024 में यह घटकर जो GDP का 18.7% हो गया था। फिर 2023 में यहाँ पर 19% और 2011 में 18.6। तो यहाँ पर इसमें निरंतर यहाँ पर बढ़ नहीं रहा है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। और पिछले इसने 5 वर्षों में पूछा हुआ है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, ए आंसर है। नेक्स्ट है 44। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से व्यक्तित्व नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सही ऑप्शन चूज करने हैं। धर्मकीर्ति भी जुड़ा हुआ है, शीलभद्र भी और कुमारगुप्त भी। इसमें यहाँ पर तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। अब यहाँ पर बात करें कुमारगुप्त, इनका जो टाइम पीरियड है, इस तरीके से भी पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर्षवर्धन का कौन सा टाइम, इस तरीके से विकल्प में मिलान करने के लिए। ये गुप्त शासक थे और 415 से 455 ईस्वी में इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और शीलभद्र का देखें यहाँ पर 7वीं शताब्दी से नालंदा विश्वविद्यालय के ये प्रमुख थे। और जो धर्मकीर्ति हैं ये भी 7वीं शताब्दी से रिलेटेड है। और यहाँ पर एक बौद्ध दार्शनिक और तर्क शास्त्री थे जो धर्मकीर्ति हैं। इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 45। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला कैली फंड संबंधित है। जो कैली फंड है, अब कैली पता चल जाएगा इसमें, जो COP 16वीं हुई थी CBD की जैव विविधता संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर डिजिटल रूप से अनुक्रमित आनुवंशिक डेटा के प्राप्त लाभ के न्याय संगत साझा करने के लिए, और ये 25 फरवरी 2025 को। और इसमें एक नया वैश्विक कोष भी स्थापित किया गया था। यहाँ पर इसका बी आंसर इसमें करेक्ट है। और ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और UNEP इस कोष का प्रबंधन करेंगे। यहाँ पर पूछा जा सकता है जो कैली फंड है इससे रिलेटेड कब हुआ था और कौन इसका जो फंड होगा कौन प्रबंधन करेगा उसका, COP 15 है या COP 16 है, इस तरीके से बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में भारत के राष्ट्रपति अनेक प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। इनमें से कुछ नियुक्तियां उनके हस्ताक्षर और मोहर लगे, हस्ताक्षर भी होना चाहिए और मोहर भी लगी होनी चाहिए उनके ही द्वारा, अधिपत्र के माध्यम से की जाती है, जो उनके संवैधानिक महत्व और औपचारिक मान्यता को दर्शाता है। कौन से पदाधिकारी भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर लगे, यहाँ पर क्या है, हस्ताक्षर और मोहर लगे अधिपत्र के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। तो इसमें एक तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, इसमें 93वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये बनाया गया था। एक ये दूसरा और चौथा, तो जो वित्त आयोग का अध्यक्ष है इसका नहीं किया जाता। यहाँ पर दोनों का पूछा हुआ है, हस्ताक्षर और मोहर लगे अधिपत्र दोनों एक साथ में होने चाहिए। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट है। 124(2) में बताया हुआ है उच्चतम न्यायालय के लिए। और यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है इसमें जो NCBC है, अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा, हस्ताक्षर भी और मोहर लगे भी। और वित्त आयोग इसमें 280 आर्टिकल है, उसमें यहाँ पर हस्ताक्षर और मोहर लगे अधिपत्र के माध्यम से नहीं की जाती। जबकि वित्त आयोग जो होगा संघ और राज्यों के बीच और राज्यों के मध्य जो कर राजस्व होता है उसके वितरण की सिफारिश करता है। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 47। हाल ही में डोजो सिस्टम, जो डोजो सिस्टम है, डोजो सिस्टम का देखना है ये किससे संबंधित है। ये एक मशीन लर्निंग प्रशिक्षण है, टेस्ला के मशीन लर्निंग प्रशिक्षण अनुप्रयोगों से। तो डी आंसर इसमें करेक्ट है। और ये छोटे सिस्टम से लेकर एक्साफ्लॉप, जो एक्साफ्लॉप है यहाँ पर आ सकता है लिखा हुआ एक्साफ्लॉप EXAFLOP
LOP। इस तरीके से टर्म में कई बार पूछा गया। यूपीएससी के द्वारा सुपर कंप्यूटर तक पर कार्य कर सकता है, छोटे सिस्टम से लेकर बड़े जो सुपर कंप्यूटर होंगे उस पर भी। इसमें नेक्स्ट है 48। 48 में है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके बारे में देखना है। इसे पहला ऑप्शन तो सबको पता होगा कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पहला ऑप्शन ठीक है, इसमें डीएनए नहीं पाया जाता, इसमें डीएनए पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब ये देखकर ही पहला ऑप्शन इसमें बच जाता है। और ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो सभी में नहीं पाए जाते हैं। कुछ ही जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें पाए जाते हैं। जो स्तनधारियों में परिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसमें। तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 49। 49 में जैन धार्मिक स्थल, और इधर यहाँ पर बताना है सही सुमेलित कौन सा है। सोनगिरी जैन मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है। पहला तो ठीक है, तो सी आंसर इसमें गलत हो गया। अब यहाँ पर इसमें देखिए जो रणकपुर जैन मंदिर है ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, जबकि ये राजस्थान में है। तो इसमें, और ये 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के संरक्षण में बनाया गया था ये। तो तीसरा ऑप्शन ये भी और ये भी, तो बी ऑप्शन इसमें बच जाता है। कुलपाजी या कोलानुपाका, ये तेलंगाना का जैन मंदिर है, तेलंगाना में स्थित है। बी आंसर इसका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DICGC के संदर्भ में देखना है, और इसमें देखना है कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन है DICGC भारतीय रिजर्व बैंक RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ठीक है, पहला ऑप्शन। और इसमें RBI की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और इसको निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 के अंतर्गत तहत इसको स्थापित किया गया था। इसमें दूसरा ऑप्शन है, यह प्रति जमाकर्ता को एक अधिकतम सीमा के अधीन बचत, सावधि, चालू और आवर्ती जमा के लिए बीमा प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। यहाँ पर जो जमाकर्ता होंगे उनको बचत भी, सावधि भी, चालू भी और आवर्ती जमा। तीसरा ऑप्शन है, प्राथमिक सहकारी समितियां DICGC की जमा बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। इसमें जो प्राथमिक सहकारी समितियां होंगी, जमा राशि या विदेशी सरकारों या फिर केंद्र और राज्य सरकारों और अंतर बैंक जमा राशियों को बीमा प्रदान नहीं करती है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है। तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन है।